बच्चों, तो आज हम पहले लेक्चर के बाद इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। इसके पहले हमने 2 लेक्चर में वेक्टर की थ्योरी और ख़ास तौर पर इनका परिणामी और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आदि का अध्ययन किया था। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इसके बाद डायमेंशन फार्मूला भी आज डिस्कस करेंगे। इसमें दिए गए त्रिभुज में कोण आपको निकालना है, ठीक है। ये ट्रायंगल दिया है, तो आपको मैंने एंगल के लिए ये बताया था कि कोई भी 2 वेक्टर जहाँ भी हम एंगल मेजर करेंगे वहाँ पे दोनों की डायरेक्शन या तो दूर की ओर हो उस पॉइंट से और या उसी की ओर हो। जैसे ये आप एंगल नाप सकते हैं और इस तरह हो, तो ये भी एंगल आपका हो जाएगा, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर ए एंड बी। और अगर एक पॉइंट अवे है और एक पॉइंट इनसाइड है तो फिर आपको इसको आगे बढ़ाना होगा। जैसे ये ए है और ये बी है ना, तो अब हमें ए और बी के बीच एंगल चाहिए। तो ए और बी के बीच अब ये ना होके ये वाला एंगल कहलाएगा, जो दोनों एरो जिसके लिए दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं। यहाँ पे तीनों के बीच कोण पूछा है, तो सबसे पहले ए और बी के बीच कोण पूछा है, तो बी आपका ये है और ए आपका ये है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, दोनों एरो दूर की ओर जाएंगे तब ये एंगल बनेगा। और ये कितना है आपका 150, तो ये 150 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह बी और सी के बीच निकालना है, तो सी है आपका इस ओर, सी ऊपर की ओर है और बी भी इसी तरह है, तो ये आपका 60 हो जाएगा। बी और सी के बीच 60 हो जाएगा। ए और सी के बीच पूछा है, ए और सी के बीच 90 है। इसको आप दूर की ओर बनाएंगे तो ये ए है, ए सी है और ये ए है, तो यहाँ 90 रहेगा। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे 2 सदस्यों के परिणामी के बारे में पूछा है, तो 7 बताना है। वेक्टर पी का परिमाण मान -5 इकाई हो सकता है, तो ये फाल्स है, परिमाण हमेशा पॉजिटिव होगा। और एन कैप का कोई वेक्टर एन है, उसका कैप 1 लिखा है, तो ये सही है। किसी सदिश का परिमाण अदिश होता है, ये भी सही है। समांतर सदस्यों के इकाई सदिश समान होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डायरेक्शन तो पहले से समान है। परिमाण हम उनका इकाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे। एक सदिश का परिमाण नहीं हो सकता, धनात्मक हो सकता है, इकाई हो सकता है, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। तो ऋणात्मक नहीं हो सकता। इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो जिस तरह ये रखे हैं उसी तरह इनको जोड़ते जाना है। जैसे पहला वाला है तो ए की डायरेक्शन ये है, बी की ये है, तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। और इसी तरह दूसरे वाले में ए आपका ये दिया है और बी ऐसे है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है इनकी, और यहाँ रिजल्टेंट हो जाएगा इनका ये ए प्लस बी। इसी तरह रिजल्टेंट ये हो जाएगा यहाँ। अब हम आगे क्वेश्चनों में बढ़ते हैं। यहाँ पर पैरा कौन सा सही है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम इनको ए बी सी मान लें थोड़ी देर के लिए, या ओ एम एन मान लें, ओ एम एन, तो विस्थापन के योग से हम ओ से चलें अगर एम की ओर, तो ओ एम वेक्टर प्लस एम एन वेक्टर प्लस एन ओ वेक्टर, इनका सम क्या होगा 0। हमने इनको ओ एम एन माना और हमें गिवन क्या क्या है, ओ एम की वैल्यू क्या है सी, और एम एन की वैल्यू, एम एन हम एम से एन की ओर नाप रहे हैं, तो एम एन है आपका जो बी है, यहाँ पे बी के जो गिवन है वो एन एम है, यहाँ हमें रखना है ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ -b और इक्वल टू प्लस एन ओ। तो इस फिगर के हिसाब से एन ओ का मान क्या है ए है, क्योंकि वही बना है यहाँ, तो बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए प्लस सी। तो ये आपका दूसरा वाला हो जाएगा। ये वाला भी देख लेते हैं। चित्र में दर्शाए गए ओ ए ओ बी ओ सी का परिणामी सदिश ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे ओ ए ओ बी ओ सी हमें सब गिवन है, तो हम इनके वेक्टर निकालते हैं। तो ओ सी को हम एक हिसाब से एक्स अक्ष मान सकते हैं, इसको वाई, और ये आपका 45 अंश के एंगल पर हो जाएगा। तो हम सभी के वेक्टर निकाल रहे हैं, फिर इनका परिणामी आ जाएगा। तो परिणामी को हम मान लेते हैं आर, और ये बराबर होगा ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर की। तो ओ ए वेक्टर आपका ये रहा, ये किस डायरेक्शन में है, जे में है ओ ए, और परिमाण कितना है इसका आर, तो ये हो जाएगा आर जे के। जिस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है उसका यूनिट वेक्टर का गुणा करना होता है। ओ बी आपका परिमाण इसका भी आर है, लेकिन ये कितने एंगल पे है 45 अंश पे। 45 अंश पे यूनिट वेक्टर होता है आई प्लस जे अपॉन √2। तो आर इंटू ये हो जाएगा आई प्लस जे कैप अपॉन √2। और तीसरा है आपका ओ सी का मान हो जाएगा आर आई।
मैं आपको यूनिट वेक्टर बताना चाह रहा हूँ, किसी भी डायरेक्शन का आपको फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला भी आप ध्यान रखना। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि थीटा कोण पर एक इकाई सदिश जनरल है, इसी से आपके पर्टिकुलर वाले भी आ जाएंगे। थीटा कोण पर हमें इकाई सदिश निकालना हो एक्स एक्सिस से, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये है मान लीजिए कोई यूनिट वेक्टर जिसकी लेंथ 1 होगी और ये एंगल थीटा है, तो ये यूनिट वेक्टर होता है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये बिल्कुल जनरल है, ये यूनिट वेक्टर होता है थीटा एंगल पे एक्स एक्सिस से। अब हम इसी से पर्टिकुलर वाले भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगर हमें ये वाला आई एक्स अक्ष वाला चाहिए तो थीटा कितना हो जाएगा इस फिगर के हिसाब से 0, तो कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 हो जाएगा, तो थीटा बराबर 0 पर यूनिट वेक्टर मिलेगा आई। थीटा बराबर 90 रखें इसी में तो जे वाला मिलेगा, 90 रखने में ये 0 हो जाएगा तो ये आपका आएगा जे कैप, और 180 रखने में माइनस आई मिलेगा, थीटा बराबर 180 पर आपको मिलेगा माइनस आई कैप। इसी तरह ये वाला 45 अंश पे अगर हमें निकालना है, जो मैंने यहाँ लिख दिया था आई प्लस जे अपॉन रूट 2, ये 45 अंश पे मिलेगा, थीटा 45 इसी में रख दीजिए तो ये आएगा आई प्लस जे अपॉन रूट 2, साइन 45 आई और कॉस 45 जे होगा। तो इस तरह अब हम इसको ऐड कर देंगे, आई आई जे जे के कोफिशिएंट ऐड करके इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो जे वाले आपके आर बाई रूट 2 यहाँ है और आर ये है, तो आर प्लस आर बाई रूट 2 जे कैप, और आई कैप है आपका आर बाई रूट 2 प्लस आर आई कैप। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो ये और ये सेम है, तो अगर ए आई ए जे रूप के हों तो परिणामी आता है ए रूट 2, तो इसका परिणामी क्या होगा अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर 90 पे है। तो जैसे मैं इसको यहाँ समझा सकता हूँ आपको, ए आई प्लस ए जे अगर दोनों ये सेम है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ए रूट 2, तो इसका रूट 2 गुना हो जाएगा यहाँ, तो आर प्लस आर बाई रूट 2, इसका रिजल्टेंट में रूट 2 का गुणा होगा, तो ये आर रूट 2 प्लस आर, तो ये वाला आ जाएगा तीसरा। ठीक है, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। 17 है, इसमें कह रहा है ए और बी के बीच का कोण, तो ये क्वेश्चन आप कई बार लगा चुके हैं, ए प्लस बी का मॉड, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, बराबर 1 दिया। अब हम इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी, ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 ए डॉट बी 0 आएगा और 4 से भाग हो जाएगा, तो ए डॉट बी 0 और दिस में ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो इनके बीच का एंगल आ जाएगा 90। इसी तरह आपको रिजल्टेंट वाला मैंने बताया था कि दो सदिश अगर उनके हमें मैग्नीट्यूड गिवन है पी व क्यू, तो इनका जो भी इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है वो p प्लस क्यू से छोटी होती है, मैक्सिमम p प्लस क्यू होता है, मिनिमम होता है p अंतर क्यू, तो इतने के बीच होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये पूछ रहा है कि निम्न में से कितने में परिणामी 13 प्राप्त नहीं होगा, तो हम अधिकतम न्यूनतम सबका देखते जाएंगे। इसका अधिकतम कितना होगा 16 और न्यूनतम कितना आएगा 8, अंतर आएगा इनका, तो ये 8 और 16 के बीच होगा, तो 13 इसमें आ रहा है। इसी तरह इसमें देखें तो इनका सम कितना होगा 12 और वो कितना होगा 4, तो ये 4 और 12 के बीच है, तो 13 नहीं आएगा, तो दूसरे वाले में तो बिल्कुल नहीं परिणामी 13 होगा। इसमें भी चेक करिए, ये 14 और 2 आएगा, 2 14 के बीच आ जाएगा वो, और ये 16 आएगा और 14 आएगा, तो 14 से 16 में भी छूट जाएगा ये, तो दूसरे और चौथे में परिणामी 13 हमें नहीं मिलेगा, ये वाला। और कुछ डायरेक्शन वाली प्रॉब्लम है, तो बस आपको मुख्य रूप से यूनिट वेक्टर का ही ध्यान देना है। जैसे ये है आपका इसमें ए बी सी 3 परपेंडिकुलर सदिश है, परिमाण ये दिए हैं, आपको वैल्यू पूछी है a माइनस बी प्लस सी के मॉड की, तो हम इसका स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे यहाँ, स्क्वायर उसी तरह हो जाएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी, ये सब 0 हो जाएंगे, बी डॉट सी ये भी 0 हो जाएंगे क्योंकि ये आपस में लंबवत है, तो ये टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं, ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए सारे 0 होंगे, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू होगी 9 16 और 144, तो ये 13 आ जाएगा, 169 आएगा, तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। इसमें a प्लस बी 2i है, तो a कितना होगा, तो b यहाँ रख के सबट्रैक्ट कर लेंगे तो a आ जाएगा। एक सदिश को इतने द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक्स वाई तल में इसके प्रक्षेप का परिमाण, तो एक्स वाई तल में योगदान होगा आपका आई और जे का, के वहाँ 0 होता है, तो 3 और इसका होगा आपका परिमाण, अगर इसका हम निकालते हैं
तो ये आएगा आपका अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी रूट 10। ठीक है, तो एक्स वाई तल का प्रक्षेप होगा अंडर रूट 10। यहाँ पे है दो बल F1 और F2 का परिणामी 50 न्यूटन है। F1 से 60 अंश के कोण पर और F2 से 30 अंश के कोण पर झुके हैं। परिणामी दो बलों F1 F2 का परिणामी 50 है। परिणामी F1 से 60 पर और F2 से 30 अंश पर है, तो F1 F2 के परिमाण क्या होंगे? चलिए, तो ये बेसिकली ये दिया है, तो ये एक को आप मान लेंगे वेक्टर F1 और एक मान लेंगे वेक्टर F2। इसका मैग्नीट्यूड दिया है 50 न्यूटन। ये F1 से 60 है और F2 से 30 है, तो ये परपेंडिकुलर भी हो जाएंगे। और F1 F2 के परिमाण पूछे गए हैं कितने होंगे। ठीक है, तो F1 F2 की हमें इनका मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लामी थ्योरम भी लगा सकते हैं। लामी थ्योरम क्या होती है कि जब एक कण पर एक बिंदु पर 3 सदिश लगे हों और बल संतुलन में हो बल समूह, तो हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 सदिश हैं F1 R और F2, तो यहाँ मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। तो F1 का परिमाण जब हम लेंगे तो F1 बटे साइन 30 आएगा। 30 चाहे 150 भी ले सकते हैं अपोजिट वाला, लेकिन उससे अंतर नहीं आएगा। और दूसरा आएगा R अपॉन यानी 50 अपॉन साइन 90। और तीसरा होगा F2 बटे साइन 60, इनके बीच एंगल आएगा। तो यहाँ से इसको इक्वल कराएंगे तो F आ जाएगा 50 साइन 30, यानी साइन 30 की वैल्यू रख देंगे तो 25 न्यूटन। इसी तरह इनको इक्वेट करा देंगे तो F2 आ जाएगा आपका 50 रूट 3 बटे 2, तो 25 रूट 3 हो जाएगा ये। तो ये आपका पहला ही वाला हो जाएगा। लामी थ्योरम से किया है मैंने। लामी थ्योरम को मैं फिर से बता देता हूँ कि एक कण पर 3 बल कार्यरत हों और कण संतुलन में हो। ये F1 है, कोई भी 3 सदस्य ले सकते हैं, F2 और F3। हम परिणामी को भी तीसरा मान सकते हैं। तो ये एंगल अल्फा हो, F1 के सामने का अल्फा मान लीजिए, F2 के सामने का बीटा और ये गामा। तो F1 बटे साइन अल्फा बराबर F2 बटे साइन बीटा बराबर F3 बटे साइन गामा। इस तरह होता है, ये आपका साइन रूल की तरह है। 1 मिनट। तो ये लामी थ्योरम है। चलिए, इसमें क्या है, 2 सदिश A और B हैं और ये परस्पर लंबवत है, तो P का मान बताओ। अगर 2 वेक्टर लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो इनका डॉट 0 कराना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? I J और K के कोफिशिएंट का गुणा करते हैं। तो उनका A डॉट B हम निकालेंगे तो आएगा 3 गुणा 5 प्लस 2 गुणा -9 प्लस 1 गुणा P बराबर 0। तो 15 - 18 प्लस P बराबर 0, तो P आ जाएगा आपका 3। अगला है सदिश इतने 3i कैप और i प्लस j प्लस k कैप त्रिभुज की 2 भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो क्षेत्रफल बताओ। तो देखिए, ये अगर किसी भी ट्रायंगल की हमें 2 साइड्स पता हो या 2 साइड्स के वेक्टर पता हो, कोई भी 2 वेक्टर पता हो 2 साइड्स के, जैसे हमें मान लीजिए ये A और ये B 2 साइड्स के वेक्टर पता है, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं हम यहाँ से हमेशा। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का ये एप्लीकेशन है, हाफ A क्रॉस B का मॉड, यानी जो भी 2 साइड दी हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण बटे 2। इसको आप देख भी सकते हैं कैसे आता है। देखिए, जैसे मैंने ये लिया साइड्स A और ये साइड्स ली B, अब हमें इसका एरिया निकालना है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ये एंगल थीटा है, जिसका मैग्नीट्यूड B है, इसका मैग्नीट्यूड A है। तो ये जो लेंथ होगी ये होगी B साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड हम B मान रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 लंब गुणा आधार। लंब है B साइन थीटा और आधार है वेक्टर A का मॉड, यानी सिर्फ A। तो ये आएगा AB साइन थीटा बाई 2। और AB साइन थीटा को हम कह सकते हैं A क्रॉस B का मॉड, क्योंकि एन कैप नहीं है इसमें, यहाँ परिमाण है तो हमें मॉड लेना होगा यहाँ पे। तो हाफ A क्रॉस B का मॉड, यानी कोई भी 2 साइड्स हमें पता हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण बटे 2, वहाँ से हमें एरिया मिल जाता है। तो हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट बटे 2 करना है और परिमाण निकालना है इसका। तो सारणिक से भी कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग भी कर सकते हैं, तो सारणिक ही कर देते हैं। चलिए, एक वेक्टर है I प्लस J प्लस K,
ये आई जे के पहले वाले में दूसरे वाले कोफिशिएंट आएंगे 1 1 1 और इसके आएंगे 3 0 0। अब इसको हम प्रसार करेंगे, y लेंगे 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, माइनस j लेंगे तो 0 माइनस 3 और तीसरे में आएगा k लेने में फिर 0 हो जाएगा 0 माइनस 3। k लेंगे तो ये हटेगा, ये हटेगा, ये आएगा 1 गुणा 0 0 माइनस 3। तो ये आई वाला तो 0 हो गया, ये आया 3j माइनस 3k। अब हम इसका परिमाण निकाल के 2 का भाग देंगे तो परिमाण आएगा इसका अंडर रूट 9 हो जाएगा, 9 का 3 रूट 2, ये सॉरी आएगा 9 + 9 18 और 18 का हो जाएगा आपका 3 रूट 2। अब हमें 2 का भाग देना है तो 3y रूट 2, ये तीसरा हो जाएगा। आपको सूत्र याद रखना है। ये 13 देख लीजिए, 13 में दिया है कि a डॉट बी का मान बराबर है माइनस इसके। तो ये कब संभव है ये हमें निकालना है। a डॉट बी बराबर दिया है माइनस मॉड a वेक्टर और मॉड b वेक्टर। चलिए इसको हम तोड़ देते हैं। इसका मान होता है मॉड a मॉड b cos थीटा, जहाँ थीटा होता है a और b के बीच का एंगल। a और b कैंसिल हो जाएंगे तो cos थीटा आएगा -1, दिस मीन्स थीटा आएगा 180। cos 180 का मान होता है तो इसका 180 कोण का मतलब है कि ये दोनों विपरीत होंगे, इस तरह होंगे 180 पर। तो हम सीधे कहेंगे कि a और b विपरीत दिशा में कार्यरत होंगी। तीसरा वाला हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट वाली प्रॉब्लम हो जाएंगी। ये भी आप कर सकेंगे कि यहाँ पे a डॉट बी का मान पूछा, कौन कौन से शर्त होंगे। a डॉट बी करें तो यहाँ आएगा आपका 18 + 32 और तो ये 50 हो जाएगा, तो पहला सही है। अब मैग्नीट्यूड निकालें तो a का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 9 + 16 यानी 25 यानी 5 और b का आएगा 10, तो ये वाला भी सही है। और a कैप बराबर b कैप, इनके कैप कह रहे हैं सेम होंगे, तो पहले वाले का कैप होगा सदिश बटे सदिश का मापांक, यानी मापांक इसका आएगा 5 और दूसरा वाला होगा सदिश बटे सदिश का मापांक, इसका मापांक 10 होगा। तो यहाँ से हम 2 बार काट दें तो ये दोनों वेक्टर बराबर आ रहे हैं, कैप बराबर होंगे। a क्रॉस b का मॉड 0 होगा, ये भी सही है क्योंकि ये पैरेलल है। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये पैरेलल दिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा सारे सही है, ये वाला हो जाएगा। बीच का कोण कभी भी निकालना हो तो आप हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से। तो a वेक्टर 16 है, a को हम मान लेंगे i + j और b मान लेंगे j + k। अब हम a डॉट b बराबर ab cos थीटा लगाएंगे। a डॉट b का मान होगा i की कोफिशिएंट का गुणा j का और k का बराबर मॉड a मॉड b cos थीटा। तो ये √2 बनेगा, ये थीटा आएगा आपका 60 अंश। यहाँ से कैलकुलेशन आप कर लेंगे डॉट प्रोडक्ट से। तो इसकी ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम डायमेंशन में आते हैं और डायमेंशन की पहले थ्योरी बता दी जाए, उसके बाद फिर से क्वेश्चन देखेंगे। डायमेंशन में मुख्य रूप से जो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि मुख्य रूप से डायमेंशन कितने रूप में आती है और मूल मात्रक वगैरह जो होते हैं आपकी। तो आपको डायमेंशन जब लिखना है, कहीं भी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई का जिक्र है अगर, तो उसका आपका डायमेंशन फार्मूला L लेना है। द्रव्यमान है किसी भी तरह से वहाँ से, तो उसका m लेना है, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। और कोण है कहीं पे भी, तो कोण का मात्रक तो नहीं होता है और कोई विमा भी नहीं होगी, विमा ही नहीं। इसके बाद समय आता है कहीं किसी भी फॉर्म में, तो समय का होगा आपका t। कोण को आप अलग से लीजिएगा, इधर कोण की जरूरत नहीं है, हम मूल वाले ही लिखते हैं पहले। और ताप का आता है, कहीं भी ताप आएगा तो ताप का हमें लेना है थीटा। और वैद्युत धारा आती है तो एम्पियर a ले लेंगे उसका। तो कोई भी विमेय सूत्र हमेशा इतने रूप में आएगा, mLT थीटा a, और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि विमेय सूत्र का मतलब होता है कि जिस चीज़ में हम उसको नाप रहे हैं mLT के रूप में लिखना है उसको। तो कहीं भी विस्थापन हो, दूरी हो, यानी लेंथ की बात हो रही हो तो उसकी विमा L होगी, द्रव्यमान की m, समय की t।
ठीक है, और ताप की थीटा और वैद्युत धारा की ए। तो हम यहाँ से सभी विमाएँ निकाल सकते हैं। इस तरह हमें सूत्र याद होगा तो वहीं से हम चीज़ों को निकाल लेंगे, और ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और काफ़ी लाभदायक होता है। तो हम सबसे पहले जो खास विमाएँ आपको याद रखनी है, तो सबसे पहले हम आते हैं वेग में। वेग या चाल हो तो ये होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन की एल होगी, समय की टी होगी, तो वेग की आपकी हुई एल टी माइनस 1, टी को ऊपर ले जाएंगे। इसी तरह त्वरण की हो, त्वरण के पहले त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन मतलब वेग होगा सीधी सीधी, वेग हो या वेग परिवर्तन हो, बटे समयांतराल, तो इसकी होगी एल टी माइनस 2। अब हमें बल की अगर निकालनी है तो एफ बराबर एम ए सी, बस एम का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो एम एल टी माइनस 2। और अब आते हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, और वो कई तरह से उसका यूज होता है। अगर हम यहीं से आपको कहें ऊर्जा की निकालिए या कार्य की निकालिए, तो बल गुणा विस्थापन होता है, इसमें विस्थापन का गुणा और कर दें तो ऊर्जा कार्य की आ जाएगी, वो होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। कई प्रकार से इसको निकाला जा सकता है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आपको किसी भी प्रकार का कार्य हो, किसी भी तरह की ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और बलागुण भी, इवन बलागुण, वैसे इसमें मात्रक तो अलग अलग होता है लेकिन विमा में आप इसको यहाँ शामिल कर सकते हैं। बलागुण और ऊष्मा, किसी भी तरह की ऊर्जा, ठीक है, तो इन सब की विमा होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये याद रखनी है, इसका काफ़ी यूज होगा। तो किसी भी तरह की ऊर्जा हो इसकी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब कौड़ी वेग है, जैसे कौड़ी वेग ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। थीटा की कुछ नहीं होगी, तो कौड़ी वेग की क्या होगी, आवृत्ति की बराबर टी इनवर्स। तो सूत्र अगर आपको याद है तो ईजिली आप इनको फाइंड कर लेंगे। अगर 12th के हिसाब से बात करें पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो सेकेंड पेपर की डायमेंशन है वो कुछ ज़्यादा पूछी जाती हैं, उसके हिसाब से मैं अगर बात करूं तो देखिए जो ज़्यादा यूजफुल है। सबसे पहले मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूं, जैसे पहला ही चैप्टर है सेकेंड पेपर में, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है ऊर्जा बटे आयतन। तो ऊर्जा घनत्व आपका वैद्युत क्षेत्र में भी होता है, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र में भी होता है वी स्क्वायर बटे 2 म्यू 0। ये बहुत पूछी जाती हैं। तो ये दोनों की डायमेंशन सेम है, ये दोनों ऊर्जा घनत्व है। ये वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व है, ये चुंबकीय क्षेत्र में। इनमें से किसी की भी डायमेंशन पूछी जाए तो आपको ऊर्जा बटे आयतन करना है। ऊर्जा की क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और आयतन की क्या होगी, एल क्यू। तो ये हो जाएगा आपका एम एल इनवर्स टी माइनस 2। ये आपकी ऊर्जा घनत्व की होगी। अगर आप इसमें अलग अलग एप्सिलॉन 0 की रखें, ई की रखें, तो भी यही आएगा, लेकिन आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। इसी तरह समय का भी एक रिलेशन है, एक सूत्र होता है म्यू 0 एप्सिलॉन 0, ये बराबर होता है 1 बटे सी स्क्वायर की। सी प्रकाश का वेग। तो यहाँ से अगर मैं रूट ले लूँ इसका, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे सी, और इसको उल्टा कर दूँ, यानी 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की डायमेंशन पूछी जाए तो किसके बराबर होगी, सी के। यानी आपको ये याद रखना है। और ये होती है वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, ये चुंबकशीलता। अलग अलग भी इनके पूछे जाते हैं, वो भी अभी डील कर लेंगे, लेकिन ये रिलेशन भी आप याद रखेंगे। इस पर कई प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन और रूट ले, या सीधे इसको याद रखिए कि दोनों का गुणा 1 बटे सी स्क्वायर होता है। तो इसकी पूछी जाती है, अगर इसकी आती है तो सीधे आप वेग की विमा लिख देंगे, एल टी माइनस 1।
तो कुछ जो खास विमाएँ हैं इनकी बात और करते हैं, फिर आप मोशन में चलेंगे। 1D मोशन, 2D मोशन, इनको डील किया जाएगा नेक्स्ट टाइम। विमाएँ अभी कुछ और देखनी है हमें। और चलिए अब हम कुछ सेकेंड पेपर की जो 12th के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले यही देख लेते हैं, एप्सिलॉन जीरो की वाई निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमें ऐसा सूत्र ढूंढना होगा जिसमें एप्सिलॉन जीरो आता होगा। तो इसके लिए कूलाम का नियम है 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, Q1 Q2 बटे 4 पाई एफ आर स्क्वायर। तो Q बराबर होता है IT मतलब AT, ए एम्पियर है, और AT दो बार आएगा तो गुणा होगा अपॉन 4 पाई की कोई नहीं होगी, और फोर्स की ML T-2 और इसकी L स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो की आप यहाँ से इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। फाइनल आएगा आपका M इनवर्स L की पावर -3 T की पावर 4 A स्क्वायर। ये एप्सिलॉन जीरो की हो जाएगी। इसी तरह म्यू जीरो की भी पूछी जाती है। तो म्यू जीरो के लिए हम अब ऐसा सूत्र लगाएंगे जैसे म्यू जीरो आ जाए। तो म्यू जीरो के लिए आप ये वाला फॉर्मूला कोई भी एक सूत्र लगा सकते हैं उस चैप्टर का, म्यू जीरो I/2 पाई आर। यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपको चुंबकीय छेद की निकालनी होगी। तो चुंबकीय छेद वैद्युत छेद दोनों की देखते हैं। तो वैद्युत छेद की पहले देखते हैं। तो वैद्युत छेद की आप इस रिलेशन से निकालिए, F बराबर होता है QE। Q आवेश है, E वैद्युत छेद है, और Q है आपका आवेश, F है आपका बल। तो यहाँ से E बराबर होगा F/Q, यानी यूनिट चार्ज पे, इकाई चार्ज पे जो बल कार्य करता है वही वैद्युत क्षेत्र है। तो F की क्या होगी, द्रव्यमान गुणा त्वरण, Q बराबर होता है IT, तो इसकी हो जाएगी AT। तो MLT-3A-1 ये E की हो जाएगी। इसी तरह B की निकालना है तो फाई बराबर BA से निकाल सकते हैं, या और अच्छा फार्मूला है तो F बराबर ILB sin थीटा, इसे लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आसान रहेगा। तो B की होगी आपकी F/IL sin थीटा, F की होगी MLT-2, I की A और L की L होगी, sin थीटा की कोई व्यवहार नहीं होगी, LL कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगी MA-1 T-2, ये चुंबकीय छेद की हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट टर्न पे मोशन शुरू करेंगे। मोशन में 1D मोशन, 2D, 3D मोशन और FBD वगैरह उनका अध्ययन करेंगे।